हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये है हमारी अगली क्लास। हम पढ़ रहे थे NIOS DLED का ब्लॉक नंबर 502 और अब तक हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने इमिटेशन पढ़ लिया था और हमने पढ़ लिया था ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इमिटेशन आपको समझ में आ गया होगा और ऑब्जर्वेशन भी। और नहीं समझ में आया तो इमिटेशन का एक शॉर्ट्स मैंने अपने इस पे चैनल पे डाला है, जिससे कि आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं उसे देख के कि एक्चुअल में इमिटेशन क्या होता है और ऑब्जर्वेशन क्या होता है। फिर दोनों में अंतर भी आपको पता लग जाएगा। तो तीसरा तरीका होता है जिससे बच्चे सीखते हैं, वो है ट्रायल एंड एरर। वो ट्राई करते हैं, एरर करते हैं, ट्राई करते हैं, एरर करते हैं, इस तरीके से सीखते हैं। जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो वो सीधे ही साइकिल चलाना नहीं सीख जाएगा। पहले वो धीरे धीरे गिरेगा, फिर दोबारा ट्राई करेगा, फिर गिरेगा, फिर दोबारा ट्राई करेगा। इस तरीके से वो साइकिल चलाना सीखेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए समझते हैं ये थ्योरी थी क्या और किसने दी थी। ट्रायल एंड एरर एक थ्योरी है जो कि दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक कौन थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अमेरिकन 1949 में ये मर गए थे। ठीक है, तो नाम याद रखना है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट EL थॉर्नडाइक। और इन्होंने जो है 1913 के आसपास ही अपनी थ्योरी दी थी। 1913 में इन्होंने बहुत सारे जानवरों पे जो है एक्सपेरिमेंट करे थे, लेकिन मोस्टली इन्होंने बिल्ली के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करा था, जिसके बाद इन्होंने ये अपनी थ्योरी निकाली थी। देखो ये एक्सपेरिमेंट आप देख पा रहे होगे, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा। एक बिल्ली है, एक लीवर के पास खड़ी हुई है और इधर एक मछली है। इस बिल्ली को भूख लगती है तो ये मछली को देख के इसे खाने का सोचती है और इस पिंजरे के अंदर इधर उधर घूमने लगती है, चक्कर काटने लगती है। तो जब चक्कर काटती है तो एक बार इसका पैर इस लीवर पर लग जाता है तो ये गेट खुल जाता है और ये मछली को खा लेती है। फिर दोबारा इस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। फिर इसे भूख लगती है मछली को देख के, फिर ये इधर उधर काटती है चक्कर, फिर इसका पैर लग जाता है, फिर ये मछली को खाती है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराया गया तो एक बार बिल्ली समझ गई थी कि हाँ ये गेट जो खुल रहा है, ये इस लीवर पे मैं पैर मारती हूँ तो उससे ये गेट खुल रहा है। तो जब बिल्ली को ये बात समझ में आ गई कि इसकी वजह से ये गेट खुल रहा है, तो बिल्ली ये बात समझ गई और फिर वो सीधे जाके बिल्ली वहीं पे लीवर पे पैर मारती और वो खुल जाता और जो मछली खा लेती। तो बिल्ली ने कैसे सीखा? बिल्ली ने सीखा ट्रायल एंड एरर से। तो थॉर्नडाइक ने कही कि हम मनुष्य लोग भी ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से ही सीखते हैं, ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते हैं और जिस तरीके से हमारा काम हो जाता है उसी की हमें लर्निंग हो जाती है। तो इन्होंने इसके कुछ रूल्स भी दिए। ठीक है, इन्होंने जो रूल्स दिए, चलिए उन रूल्सों को पढ़ लेते हैं जो रूल्स इन्होंने दिए थे। चलिए जी, रूल्सों की बात कर लेते हैं। इन्होंने 3 रूल दिए: लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को कहते हैं अभ्यास का नियम। ठीक है, ये क्या कहता है? रिपीटेशन ऑफ द एक्टिविटी मेक्स द स्टूडेंट टू रिटेन द एक्टिविटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी एक्टिविटी का आप बार बार रिपीटेशन करते रहते हैं तो उस एक्टिविटी को आप लंबे समय के लिए रिटेन कर पाते हैं, या लंबे समय के लिए उस वो जो भी आपकी एक्टिविटी है उसे याद रख पाते हैं अपने दिमाग के अंदर, जितना ज़्यादा आप रिपीटेशन करेंगे। ठीक है, अब ये भी, इसमें भी 2 लॉ आते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में 2 लॉ आते हैं, एक होता है लॉ ऑफ यूज़, एक आता है लॉ ऑफ डिसयूज़। The first relates to the strengthening of the connection of the stimulus and response by repetition, and the second, the opposite of the third, relates to the weakening of connection when not used frequently। तो ये कह रहे हैं लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़ क्या है। लॉ ऑफ यूज़ में आप क्या करते हैं, उस अपने व्यवहार को स्टिमुलस देख के बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे कि बिल्ली अगर जो है उसे वो जो बाहर मछली टंग रही थी, पिछली स्लाइड में आपने देखी थी, तो उसे देख के बिल्ली बार बार व्यवहार दोहराती रहती है क्योंकि उसे बार बार भूख लगती रहती है। वो बिल्ली स्टिमुलस होती है, उसकी भूख जो है उसके प्रति रिस्पॉन्स करती है भूख की वजह से। तो क्या होता है, वो बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करती रहती है। ठीक है, तो रिपीट क्यों करती है वो उस बिहेवियर को? क्योंकि वो उसके यूज़ का होता है, क्योंकि उससे उसे कुछ खाने को मिलता है। समझ गए? तो द फर्स्ट रिलेट्स टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ द कनेक्शन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बाय रिपीटेशन। तो रिपीटेशन से क्या होता है, बार बार रिपीट करने से आपका जो है और लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अच्छी लर्निंग हो जाती है। दूसरा अपोजिट है। दूसरा अपोजिट क्या होता है, उसमें लॉ ऑफ डिसयूज़ में क्या होता है, अगर काम की कोई चीज़ नहीं होती तो आप उसे भूल जाते हैं।
या फिर उस जब आप चीज़ को फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते। जब काम की नहीं होगी तो फ्रिक्वेंटली यूज़ भी नहीं करोगे तो फिर खुद ही भूल जाओगे। ठीक है, आपने लाइफ में भी देखा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, कंप्यूटर सीखा होगा या इधर उधर की कई सारी चीज़ें सीखी होंगी, फिर वो आपने करनी छोड़ दी तो फिर आप भूल गए कि कैसे होती थी। तो ये होता है लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। डिसयूज़ में आप चीज़ें भूल जाते हो क्योंकि रिपीटेशन नहीं करते, और यूज़ में आप करते रहते हो क्योंकि उनका आप यूज़ करते रहते हो, रिपीटेशन करते रहते हो। दूसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट में होता है, चलिए ऐसे ही बता देता हूँ, आपको क्या परिणाम मिला अगर आपने कोई काम करा, कोई आपने व्यवहार अर्जित करा, और उस व्यवहार को अर्जित करके आपको अगर कोई सेटिस्फाइंग बिहेवियर मिला, आपको उस चीज़ को करके अच्छा लगा, तो वो चीज़ जो है जारी रहती है। और अगर आपको सेटिस्फाइंग इफेक्ट नहीं मिला, सेटिस्फाइंग कंसिक्वेंस नहीं मिले, तो आपसे वो चीज़ छूट जाती है। ठीक है, चलिए इसे और पढ़ लेते हैं। ऑफ द सेवरल रिस्पॉन्सेज दैट अकर्स जस्ट बिफोर सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ affairs tends to be learned easily. Those that occur before an annoying state of afraid tend to be forgotten or rejected. In other words, if the consequence to a behavior is satisfying, ये वाली लाइन याद रखने वाली है कि अगर किसी भी बिहेवियर का कंसिक्वेंस जो है सेटिस्फाइंग है, देन द बिहेवियर इज लाइकली टू बी लर्न, तो आप उस बिहेवियर को लर्न कर लेंगे। इन दिस कनेक्शन द रोल ऑफ रिवार्ड एंड प्रेज हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द लर्नड बिहेवियर। तो क्या होता है, इस अगर इस कनेक्शन की बात करें तो रिवार्ड, अगर रिवार्ड मिल जाता है आपको, प्रेज मिल जाता है, तो इस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट होता है आपकी लर्निंग पे। वो लर्निंग और ज़्यादा समय के लिए चलती है, स्ट्रेंथ हो जाती है। जबकि पनिशमेंट का क्या होता है, पनिशमेंट और रिवफ का जो है इस पर अपोजिट इफेक्ट होता है, और लर्निंग को भुलाने में ये काम आती हैं, वीक करने में ये काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या समझा, लॉ ऑफ इफेक्ट में हमने ये समझा कि भैया कि कोई भी अगर आपने व्यवहार करा, उससे जो परिणाम मिला, ठीक है, जैसे बिल्ली को मिली मछली, तो मछली क्या, मछली मिली, उसकी भूख मिटी, तो मछली क्या होगी, एक तरीके से रिवार्ड हो गई उसके लिए, तो उसका लॉ ऑफ इफेक्ट अच्छा हुआ, इसलिए उसने वो दोबारा भी रिपीट करा मछली वाला व्यवहार। समझ रहे हो? तो ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि भाई अगर बिल्ली को भूख ही नहीं लग रही होती तो वो इधर उधर क्यों घूमती पिंजरे में। तो आप अगर किसी काम को करने के लिए रेडी ही नहीं हो तो वो काम आप कैसे कर लोगे, तो यही चीज़ आती है लॉ ऑफ रेडीनेस में। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न। द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस लॉ इज क्वाइट क्लियर। एजुकेशनल लॉ तो क्लियर है, अगर बच्चा रेडी है किसी काम को करने के लिए तभी वो करेगा। A child who is ready for a specific type of learning is far from likely to profit from such learning experience than another who is not ready। तो जो रेडी है, जो रेडी नहीं है, वो उससे अच्छा ही सीखेगा, जाहिर सी बात है, उसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अर्लियर इन दिस यूनिट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडीनेस। और रेडीनेस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और टीचर का क्या रोल है बच्चे को रेडी करने में, या टीचर को किस स्तर पर लेकर चलना है, वो भी पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं इमिटेशन में। ठीक है, इमिटेशन वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी हो। तो 3 रूल हो गए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, तीनों आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे। ये क्या है, बच्चे इमिटेशन से सीख गए, बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीख गए, बच्चे ट्रायल एंड एरर से सीख गए। अब बच्चे सीखेंगे पार्टिसिपेशन एंड डूइंग से। आप इधर देख रहे हैं कि 6 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, इनमें किसी का आपको जेंडर पता नहीं चलेगा क्योंकि हमें जेंडर इक्वलिटी लानी है, तो जेंडर इसलिए मैंने इसमें दिखाया नहीं है। ठीक है, 6 बच्चों का ग्रुप है और इस तरीके से बैठा है, ये डिस्कस कर रहा है कुछ, तो ये एक दूसरे के काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बात करते हैं चलिए इसकी, लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेशन और डूइंग, यानी कि करके या फिर भाग लेके बच्चे कैसे सीखते हैं, खुद करके या भाग लेके बच्चे कैसे सीखते हैं, एक ही बात है, पार्टिसिपेशन आ जाए चाहे डूइंग आ जाए। तो लर्निंग बाय डूइंग और थ्रू पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड एज इफेक्टिव मीन्स फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। तो लर्निंग करके सीखना और पार्टिसिपेशन के थ्रू सीखना, दोनों को ही एक प्रभावकारी तरीका माना जाता है मीनिंगफुल लर्निंग का, यानी कि इससे अच्छी लर्निंग होती है
अच्छे समय तक रहती है। डूइंग गिव्स द रियल एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो करके जब हम सीखते हैं, करके सीखना जो होता है, खुद करके सीखना रियल एक्सपीरियंस देता है और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने का रियल एक्सपीरियंस देता है, इसलिए इससे मीनिंगफुल लर्निंग होती है। अब ये लाइन जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, इससे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में कि पार्टिसिपेशन दिया हुआ था, दो दो वो दिए हुए थे, इमिटेशन और पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन में ये डेफिनेशन दी हुई थी पार्टिसिपेशन की। तो पार्टिसिपेशन में हम क्या करते हैं, इट इज़ अ वे ऑफ कंबाइनिंग थिंकिंग एंड रीजनिंग विद द प्रैक्टिकल एक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, कोई भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आई, उसे सोल्व करने के लिए थिंकिंग और रीजनिंग सबको कंबाइन कर लिया जाता है। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी तर्क हैं आपके दिमाग में, सबको कंबाइन करके और जो भी आपके पास चीज़ें होती हैं उन्हें उलट पलट करके, इधर उधर करके वो प्रॉब्लम सोल्व करी जाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी है, पार्टिसिपेशन की और डूइंग की। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो चाहे रट लो, कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी। इट इज़ अ वे ऑफ कंबाइनिंग थिंकिंग एंड रीजनिंग और थिंकिंग को कंबाइन करने का एक तरीका है विद द प्रैक्टिकल एक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। साथ ही साथ क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होती है उन्हें मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से उनका प्रैक्टिकल करके मैनिपुलेट करके उन्हें प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। यही होता है पार्टिसिपेशन एंड डूइंग में। ठीक है, अनडाउटली इट प्रमोट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ असेसमेंट। तो ये देखा आपने, इस डेफिनेशन से ही हमें पता चल गया, इसने सेल्फ लर्निंग को प्रमोट कर दिया और सेल्फ असेसमेंट को प्रमोट कर दिया। विच आर द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग प्रोसेस, जो कि लर्निंग प्रोसेस के अल्टीमेट गेम है, गोल है ही। बट इन क्लासरूम सिचुएशन इंडिविजुअल वर्क कैन नॉट ऑलवेज बी कंडक्टेड। लेकिन क्लासरूम में क्या होता है, आप हर एक व्यक्ति को अलग अलग एक्टिविटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देयर फॉर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन स्मॉल ग्रुप वर्क ऑलवेज प्रूव्स बेनिफिशियल फॉर लर्निंग। तो इसलिए क्या है, बच्चों को एनकरेज करें कि वो ग्रुप में पार्टिसिपेट करें, छोटे छोटे ग्रुपों में, जो लर्निंग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। रिसर्चर फाइंडिंग्स consistently show that the more pupils are involved as active participant in small group activities the better they do। तो जितनी भी रिसर्च हुई है उन्होंने ये पाया है कि जितने ज़्यादा बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे छोटे ग्रुपों के अंदर, उतनी बेहतर उनकी लर्निंग होगी, उतना बेहतर वो कर पाएंगे। द मोर प्रोविजन फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़ आर अरेंज इन द क्लासरूम सिचुएशन द मोर पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स। यानी कि जितने ज़्यादा प्रोविज़न आप एक्टिविटी के करेंगे अपने क्लास में, कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी आप कराएंगे तो उतनी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे बच्चों से कि वो उतना ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें। ये बस यही बात है। तो इसमें काम की क्या बात निकली, पार्टिसिपेशन क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ कंबाइनिंग थिंकिंग एंड रीजनिंग विद द प्रैक्टिकल एक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब चाहे आप इस लाइन को रटो, कुछ करो, लेकिन समझना भी कोई भारी बात है नहीं। वाट डूइंग प्रमोट्स, अच्छा आप डूइंग अपने करके सीख रहे हैं आपके बच्चे, तो उससे होता क्या है, एक तो एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग होती है इन अ कॉन्टेक्सचुअल सिचुएशन। कोई आप सिचुएशन देते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चे उसे हल करने की कोशिश करते हैं पार्टिसिपेट करके और खुद करके। तो इससे एक तो एक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग होती है। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस अमंग ईच अदर, बच्चे जब पार्टिसिपेट करके आपस में ग्रुप में अगर वो होंगे तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, तो ये शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस को भी प्रमोट करता है। पूलिंग कंबाइंड रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टास्क। और क्या होता है भैया, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो सारे जो भी रिसोर्स होते हैं वो सब मिलके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ भी प्रमोट करता है, पूलिंग प्रमोट करता है कि सब जितनों के पास भी रिसोर्स है वो मिलके जो है कर लें काम को। सर्चिंग, डिबेटिंग एंड कमिंग आउट विद द इनोवेटिव एंड अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं या डूइंग करते हैं,
तो वो कुछ सर्च भी करते हैं, आपस में डिबेट भी करते हैं कि भाई ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ठीक है, और नए नए आइडियाओं के साथ आते हैं किसी भी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। और डेवलपिंग सोशल क्वालिटीज़ लाइक हेल्पिंग, शेयरिंग, फेलो फीलिंग्स एंड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसी सोशल उनमें क्वालिटीज़ भी आती हैं डूइंग और पार्टिसिपेशन से, कि वो जो है शेयरिंग करना सीख जाते हैं, एक दूसरे का हेल्प, फेलो फीलिंग, दूसरे अपने साथी की फीलिंग लेना सीख जाते हैं। डेवलपिंग पर्सनल क्वालिटीज़ लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, करेज टू आस्क क्वेश्चन, ये चीज़ें भी बढ़ती हैं, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ स्टीम बढ़ता है, और क्वेश्चन सीखना वो क्वेश्चन पूछना वो सीख जाता है, ठीक है, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं। कभी आपने अगर ग्रुप एक्टिविटी में पार्ट लिया हो तो क्या होता है, पार्टिसिपेशन अगर किया हो तो जैसे आप 5 बच्चे हो एक ग्रुप के अंदर, तो आप में बहुत सारी आप एक ही एक्टिविटी पे काम कर रहे हो, तो आप मिल के काम करोगे, और मिल के काम करोगे तो एक दूसरे से चीज़ें शेयर भी करोगे, बोले ये चीज़ तेरे पास नहीं है, अच्छा ये तो मेरे पास है, हमें इसके लिए पेन की ज़रूरत है, अब एक के पास पेन नहीं है, दूसरा कहता है मेरे पास पेन है, एक कहता है मेरे पास इरेज़र है, चलो मिल के करते हैं। तो इस तरीके से जो भी रिसोर्स होते हैं उनकी पूलिंग हो जाती है, ठीक है, मिल के काम हो जाता है, ये आप इस तरीके से समझो। तो इतनी सारी चीज़ें प्रमोट करती है तो अच्छी चीज़ है। चलिए अब हम बात करते हैं, इन एक्चुअल सिचुएशन ऑल द स्टूडेंट्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन इक्वल डिग्री इन ऑल ग्रुप वर्क्स। अब होता क्या है, अगर हम ग्रुप वर्क की बात करें, मान लिया हम पार्टिसिपेशन करा रहे हैं, ग्रुप में वर्क करवा रहे हैं, तो सब बच्चों को हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब बच्चों को इकट्ठा तो हमने कर दिया, तो जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, सब इक्वल डिग्री के तो होते नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सब बहुत ही ज़्यादा तेज हो, ऐसे भी होंगे जो पढ़ने में कमज़ोर भी होंगे, एवरेज भी होंगे, या बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट भी होंगे। तो अब हमें क्या करना है, तो वो तरीके दिखाए गए कि हमें इस चीज़ को कैसे लेना है, कि बच्चे अगर इक्वल डिग्री के नहीं है तो हमें अपने दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बनाना है बच्चों को लेकर। Ideally, the goal of increasing participation is not to have every student participate in the same way or at the same state, ठीक है। पार्टिसिपेशन बढ़ाने का गोल ये नहीं है कि हर एक बच्चे को उसी तरीके से, मतलब सेम तरीके से पार्टिसिपेट करना है किसी भी एक्टिविटी में, ठीक है। पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, लेकिन पार्टिसिपेशन बढ़ाने का गोल ये नहीं है कि हर बच्चे को एक ही तरीके से पार्टिसिपेट करवाना है। इंस्टीड इट इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच ऑल पार्टिसिपेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इन विच द क्लास एक्सप्लोर इशूज़ एंड आइडियाज़ इन डेप्थ फ्रॉम वेराइटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है, हमें बच्चों से ये एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो सारे सेम तरीके से ही व्यवहार करें या सेम तरीके से ही पार्टिसिपेट करें, कोई भी हमारा अगर एक्टिविटी है उसमें ना, ये गोल है पार्टिसिपेशन बढ़ाने का। पार्टिसिपेशन बढ़ाने का गोल क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स, जितने भी बच्चे हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लर्न करने की, सबको कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए, वो क्लास के अंदर कुछ एक्सप्लोर करें इशूज़ को, आइडिया को डेप्थ में डिस्कस करें, और बहुत बहुत तरीके से एक प्रॉब्लम को देखें। तो इस तरीके से हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना है इस चीज़ को लेकर। अगर सारे बच्चे जो है एक डिग्री के होते ही नहीं है, ये बात तो सच है। सम स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्पीक ओपन इन क्लास आर रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट्स। चलो ये लाइन मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ तीनों। एक होता है रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट। रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट वो होता है जो क्लास में बहुत कम बोलते हैं, और बोलते हैं तो पहले बोलने से पहले सोच लेते हैं दिमाग में। ये लिख रहा है ना, हु टिपिकली डेवलप आइडियाज़ एंड क्वेश्चन इन देयर माइंड्स बिफोर स्पीकिंग। आमतौर पर वो क्या करते हैं, पहले दिमाग में आइडियाज़ और क्वेश्चन सोच लेते हैं बोलने से पहले। नंबर 2 स्टूडेंट होते हैं साई स्टूडेंट, जो कि बोलने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इनिशियली तो करते ही हैं शुरुआत में, ठीक है। और तीसरे होते हैं बड़ बोले, जिन्हें हम कहते हैं एक्टिव स्टूडेंट, ठीक है। वो क्या करते हैं, हु टिपिकली थिंक वाइल दे स्पीक। वो मतलब आमतौर पर सोचते ही नहीं है, मतलब बोल देते हैं बोलने से पहले, ठीक है। बोलने से पहले आमतौर पर शायद ही सोचते हो, ठीक है।
तो ये एक्टिव स्टूडेंट होते हैं जो कि हर चीज़ में भाग लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपने देखे होंगे अपनी क्लास में भी या बच्चों में भी। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट कंडीशन दैट अनेबल स्टूडेंट ऑफ वेरियस लर्निंग प्रेफरेंस एंड पर्सनैलिटी टू कंट्रीब्यूट। फॉर दिस यू विल नीड टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स to encourage quiet student to speak up and occasionally ask the more vocal question to hold back from commencing in order to give other a chance। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अब देखो तरह तरह के बच्चे हो गए हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चाहे अलग अलग लर्निंग प्रेफरेंस वाले बच्चे हैं, चाहे रिफ्लेक्टिव हैं, चाहे एक्टिव हैं, चाहे कम बोलने वाले शाय स्टूडेंट हैं, हमें सभी का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है कि सभी लोग एक्टिविटी में पार्ट करें या ग्रुपिंग में या जो पार्टी डूइंग में सब लोग जो है मिलके पार्ट लें, ठीक है। तो ऐसी हमें कंडीशन बनानी है जिसमें सभी सबके सीखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो सभी तरीके के बच्चे कंट्रीब्यूट कर पाएँ उस पार्टिसिपेशन में या उस ग्रुप वर्क में और सारे बच्चे इन्वॉल्व हो पाएँ। इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जो बच्चे कम बोलते हैं उन्हें हमें ज़्यादा बोलने के मौके देने पड़ेंगे और उन्हें एनकरेज करना पड़ेगा कि आप बोलो, चाहे कभी कभी बोलो लेकिन बोलो। और जो बच्चे हमेशा बोलते रहते हैं, वोकल स्टूडेंट जो हैं, उन्हें हमें थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि औरों को भी चांस दो भाई बोलने का। लिख रहा है ना ये, होल्ड बैक फ्रॉम कमेंटिंग इन ऑर्डर टू गिव अदर अ चांस। तो दूसरों को चांस देने के लिए उन्हें बोलने से थोड़ा रोकना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी बात की। ये क्या है, देयर इज़ अ नीड टू प्रोवाइड पपिल्स विद ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, अब बच्चों को ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ सपोर्ट देनी पड़ेगी, कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। बच्चे अगर ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ट्रेनिंग और सपोर्ट देना पड़ेगा। वो किस तरीके से एक टीचर दे सकता है। मॉडल द वे यू वांट पपिल्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, आपको उनके सामने वैसा ही व्यवहार करना है, उसी तरीके का मॉडल बनना है। क्योंकि वो आपको देखेंगे तो उनकी एक तरीके से आपको देख के ट्रेनिंग हो जाएगी, आपको इमिटेट करेंगे या आपको ऑब्जर्व करेंगे, फिर वो उसी हिसाब से काम करेंगे। एलिसिट ग्राउंड रूल्स फॉर टॉकिंग इन पपिल्स ओन वर्ड्स। तो आप क्या करेंगे, ऐसे रूल बनाओ जिससे कि बच्चे अपने खुद के शब्दों में बातें कर सके एक दूसरे से, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये सपोर्ट मिल गया बच्चों को। और ऐसा नहीं रखना है कि बच्चों तुम इंग्लिश में ही बात करोगे, मतलब बात करो, इस बात पे ध्यान देना है। प्रोवाइड द काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज दैट प्रमोट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पपिल्स। तो इस तरीके की कोलैबोरेटिव एक्टिविटी हमें प्रोवाइड करनी है बच्चों को, जो कि बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो उस एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। कोलैबोरेटिव का मतलब जिसमें कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं, वो होती है कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, और उसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट खुद ही हो जाएगा। तो ऐसी इस तरीके की कोलैबोरेटिव एक्टिविटी देनी है। अब कोलैबोरेटिव नाम आ गया तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर एनहेंसिंग पपिल पार्टिसिपेशन। द की फीचर्स ऑफ इफेक्टिव ग्रुप वर्क डिस्कशन इंक्लूड पपिल्स। तो होता क्या है, जो कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। जब बच्चे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा ग्रुप में अगर काम करेंगे। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क है, जैसे मान लो कोई भारी काम है, जैसे मान लो कोई गड्ढा खोदना है, तो आपने 5 बच्चों को अपॉइंट कर दिया, बोले चलो भैया गड्ढा खोदो। तो वो जब साथ मिल के काम करेंगे तो सब बारी बारी से पहले एक खोदेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगे। जो ज़्यादा मजबूत होगा वो ज़्यादा खोदेगा, जो कम मजबूत होगा वो कम खोदेगा। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से पपिल का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है इसके की फीचर्स क्या क्या है, इसमें बच्चा क्या क्या सीखेगा कोलैबोरेटिव ग्रुप्स में। आस्किंग क्वेश्चन आप पूछना सीख जाएगा बच्चा, ठीक है। एक दूसरे से जब पूछना सीखेगा तो वो उसके व्यवहार में आ जाएगी, तो सबसे ही पूछना शुरू कर देगा टीचर वीचर से।
दूसरा एक्टिवली एंड परसिस्टेंटली सीकिंग हेल्प फ्रॉम पीयर्स। अब जैसे गड्ढा खोदा, थक गए, तो वो दूसरे से कहेगा कि तू तू खोद भई, अब मैं थक गया, तो वो एक दूसरे से हेल्प मांगना भी सीख जाएंगे। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से हेल्प ही नहीं मांग पाते, इतने शाई होते हैं। प्रोवाइडिंग हेल्प दैट इज़ डिटेल्ड, और हेल्प प्रोवाइड करना भी सीख जाएंगे जो भी चाहिए। चेकिंग दैट द हेल्प गिवन इज अंडरस्टूड बाय द रिसिपिएंट, और जो हेल्प आपके उनके साथी ने दी है उसे वो चेक करना भी सीख जाएंगे। तो ये होते हैं की फीचर्स इफ़ेक्टिव ग्रुप वर्क डिस्कशन के। क्वेश्चन पूछना सीखेंगे, ठीक है, एक दूसरे से हेल्प लेना सीख जाएंगे, एक दूसरे को हेल्प करना सीख जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ उस हेल्प को जो उनके मतलब साथी ने दिया उसे चेक करना भी सीख जाएंगे। चेकिंग दैट द हेल्प गिवन इज अंडरस्टूड बाय द रिसिपिएंट। अब आपने जो हेल्प दी वो सामने वाले को समझ में आई भी कि नहीं आई, तो वो बात है, वो भी चीज़ आप इससे सीख जाएंगे। तो ये था हमारा इमिटेशन और डूइंग और पार्टिसिपेशन, जिस तरीके से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आस्किंग क्वेश्चन, एक्टिवली एंड परसिस्टेंटली सीकिंग हेल्प फ्रॉम पीयर्स, प्रोवाइडिंग हेल्प दैट इज डिटेल्ड, एंड चेकिंग दैट द हेल्प गिवन इज अंडरस्टूड बाय द रिसिपिएंट। तो भैया इसी के साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।